हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती पर ऐसे भी आंदोलन हुए थे जो इतिहास की किताबों में बहुत कम बताए गए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनजातीय विद्रोहों के बारे में। कब और क्यों शुरू हुए ये विद्रोह, कौन कौन से आदिवासी नेता इसमें शामिल थे और कैसे उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। ये वीडियो आपको छत्तीसगढ़ के उन अनसुने नायकों से मिलवाएगा जिन्होंने जंगलों से उठकर इतिहास रच दिया। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो जनजातीय विद्रोह है, हल्बा विद्रोह। उत्तराधिकार का संघर्ष पहला चरण है। इस चरण में क्या होगा, दरियादेव पहले आक्रमण कर देते हैं किस क्षेत्र पर? डोंगर क्षेत्र पर। ठीक है, डोंगर क्षेत्र में कौन है? ये डोंगर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कौन है? अजमेर सिंह है, यहाँ के अधिकारी हैं और दरियादेव राजा बन चुके हैं। कॉम्पिटिटर है अजमेर सिंह। राजा बनने के बाद पहला सैन्य अभियान चला देंगे अपने ही भाई के ऊपर, अपने बड़े भाई के ऊपर। उनको हराने के लिए, बेसिकली उनको मारना चाहते थे। लेकिन याद रखिएगा, अजमेर सिंह जो थे ये डोंगर क्षेत्र में रहते थे और डोंगर क्षेत्र हलबाओं का गढ़ हुआ करता था। तो इनका जब आक्रमण होगा तो अजमेर सिंह हलबाओं की मदद से ये क्या हो जाते हैं, युद्ध जीत जाते हैं और राज्याभिषेक हेतु ये जगदलपुर चले जाते हैं। यहां से ये कहां जाएंगे? अब ऐसे करके जाएंगे जगदलपुर। और जो आपके दरियादेव हैं, ये दरियादेव हारने के बाद कहां होते हैं? हारने के बाद ये भागते हैं और भाग के चले जाते हैं जयपुर। भाग के कहां जाएंगे? जयपुर। जयपुर नरेश कौन? विक्रमदेव। अब ये जयपुर ही क्यों जाते हैं? तो आपको पता होगा, दरियादेव का मामा घर है कहां? जयपुर। जयपुर से इनकी मां आई थी कुसुम कुंवर। ठीक है, अब दरियादेव चले जाएंगे कहां? भागकर जयपुर नरेश विक्रमदेव के शरण में। पहला संघर्ष का चरण खत्म हुआ जिसमें दरियादेव आक्रमण किया अजमेर सिंह पर, हार गए और भाग के चले गए कहां? जयपुर। ये पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में आने के लिए सबसे पहले देखिए, राज्याभिषेक के लिए अजमेर सिंह कहां पहुंच चुके हैं? हमारे जगदलपुर पहुंच चुके हैं। अब दूसरे चरण में आते हैं, जगदलपुर में बैठे हैं अजमेर सिंह। अब आता है उत्तराधिकार का संघर्ष, दूसरा चरण, जिसमें जयपुर से आएंगे कौन? दरियादेव, और इनके ऊपर आक्रमण कर देंगे। और इसके साथ जयपुर नरेश जो रहेंगे वो कौन रहेंगे? विक्रमदेव, क्योंकि उनका सपोर्ट में गए हैं मामा घर से। चाहे वो मामा के बेटे हो, मामा के भाई हो या मामा हो, ये रिश्ता स्टेब्लिश नहीं हो पाया है, लेकिन याद रखिएगा वो उनके मामा वाले क्षेत्र से थे। तो दरियादेव और जयपुर नरेश विक्रमदेव दोनों मिलकर अजमेर सिंह पर क्या कर देंगे? हमला कर देंगे। अब दो लोग आ गए और चूंकि हलबाओं का गढ़ डूंगर क्षेत्र था, हलबा यहाँ थे नहीं। यहाँ राजा बन के कौन है? अजमेर सिंह। अजमेर सिंह की जो सेना थी वो सपोर्ट करती थी किसको? दरियादेव को। तो अजमेर सिंह यहाँ फिर हार जाते हैं, सेना लोग धोखा दे देते हैं अजमेर सिंह को। अजमेर सिंह और दरियादेव के जब बीच में युद्ध होता है तो अजमेर सिंह हारने के बाद फिर भागकर कहां चले जाएंगे? डोंगर क्षेत्र। अब डोंगर क्षेत्र पहुंचने के बाद क्या होता है, वो हलबाओं को फिर से क्या करते हैं? संगठित करते हैं। यहाँ जो भी हलबा जनजाति वाले लोग रहते हैं उनको फिर से एकत्रित करते हैं। हलबा वाले फिर इनको अपना राजा ही मानते हैं और सपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद चरण आता है उत्तराधिकार का संघर्ष, तीसरा चरण में क्या होगा? फिर से ये डोंगर क्षेत्र पहुंच चुके हैं और जगदलपुर में आपका कौन आ चुका है? दरियादेव वापस राजा बन चुके हैं। अब इस बार अजमेर सिंह हलबाओं को इकट्ठा करेगा और उसके बाद फिर आक्रमण कर देंगे किसके ऊपर? दरियादेव के ऊपर। दरियादेव और अजमेर सिंह के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में कौन जीत जाएगा? तो याद रखिएगा, इस युद्ध में जीत जाते हैं हमारे अजमेर सिंह, क्योंकि इस बार फिर से हलबा लोग अच्छी संख्या में आए थे और दरियादेव के पास जो जयपुर नरेश का सपोर्ट था, विक्रमदेव का, वो सपोर्ट जा चुका था जयपुर वापस। दरियादेव इसमें हार जाते हैं और हारने के बाद दरियादेव भागकर पुनः जयपुर नरेश विक्रमदेव की शरण में ले लेते हैं, उनके पास चले जाते हैं। साथ ही इस बार जयपुर नरेश जो थे उनके फ्रेंड बन चुके थे मराठे और अंग्रेज। तो उनके साथ अच्छा संबंध होने के कारण ये बोलते हैं कि हम लोग दो लोग तो काफी नहीं हो रहे हैं, एक काम करते हैं, हम लोग अंग्रेजों और मराठों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, वो हमारा सपोर्ट करेंगे, मेरा अच्छा फ्रेंडशिप है उनके साथ। ये सजेशन देते हैं कौन? विक्रमदेव। अब इसके बाद उत्तराधिकार का संघर्ष, चौथा चरण आता है, जब इनको दरियादेव को हराकर अजमेर सिंह फिर से कहां बैठे हैं? जगदलपुर में। और आपके जो हलबा जनजाति वाले लोग थे, हलबा लोग, वो फिर से डोंगर क्षेत्र वापस जा चुके हैं। अब अजमेर सिंह अकेले हैं और माड़िया वाले लोग यहाँ हैं और दूसरी जनजाति के लोग हैं जो वफादार हैं किसके? दरियादेव के। अब फिर से दरियादेव इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। ये फाइनल आक्रमण रहेगा उत्तराधिकार का संघर्ष, चौथा वाला। दरियादेव के साथ याद रखिएगा जयपुर नरेश विक्रमदेव भी आएंगे। साथ ही अंग्रेज अधिकारी जॉनसन रहेंगे जो अंग्रेज ब्रिटिश सेना लेकर आएंगे। इसके साथ ही मराठा प्रतिनिधि आते हैं त्रयंबक अवीर राव, जो लगभग 20,000 मराठे सैनिकों को लेकर पहुंचते हैं। अब ये जो सेना है, चार सेना अलग अलग, दरियादेव की सेना, जयपुर नरेश विक्रमदेव की सेना, जॉनसन की सेना और
मराठा प्रतिनिधि त्रयंबक अवीर राव की सेना, ये सारी सेना जब मिलती है तो अजमेर सिंह क्या हो जाती है, इनकी जो सेना रहती है वो छोटी हो जाती है। जाहिर सी बात है कि इस युद्ध में ये जीत नहीं पाते इतनी बड़ी सेना के साथ, और इसी युद्ध में दरियादेव जो है वो छल पूर्वक अजमेर सिंह की हत्या कर देते हैं और अजमेर सिंह की 1777 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु के बाद याद रखिएगा हलबाओं का क्रूरता से दमन कर दिया जाता है। जितने हलबा आदिवासी रहते हैं वो जो अजमेर सिंह की सहायता किए रहते हैं उनका क्रूरता से दमन किया जाता है, और इसको इतिहास में एक नाम से जाना जाता है, ताड़ झोंकनी। ताड़ झोंकनी क्या था, तो इसको मैं इमेज एक आपको बना के समझा रहा हूं। ये है आपका ताड़ वृक्ष, और इस ताड़ वृक्ष के नीचे क्या किया जाता था, इसको ढेकी, आप लोग जानते होंगे, ढेकी नुमा आकृति दे दिया जाता था ऐसे करके। यहाँ पे एक आदमी को खड़े कर दिया जाता था। अब इस ताड़ वृक्ष को यहां से खींच कर रखा जाता था, अचानक से इसको छोड़ दिया जाता था, तो ये ताड़ वृक्ष नीचे आकर इस आदमी के ऊपर ऐसे गिरता था, आदमी पूरा हड्डी पसली टूट जाता था, चकनाचूर हो जाता था। इस तरह से मारा जाता था, और इसे, इस घटना को ही कहा जाता है ताड़ झोंकनी। ताड़ वृक्ष से, ताड़ वृक्ष को ऊपर में गिराकर आदमी को मारा जाता था। और ये घटना दरियादेव क्या करते थे, ऐसा सजा देते थे हलबा जनजाति के लोगों को। आशा है कि ये जो कहानी है हलबा विद्रोह का संघर्ष आपको समझ आ गया होगा, कहानी कैसे चल रहा है। तो हलबा विद्रोह को मैं कहानी समझा चुका हूं, लेकिन बेसिक पॉइंट आपको पता रहने चाहिए। हलबा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बस्तर में हुआ था। इसका कारण क्या था, इस विद्रोह का कारण कभी भी आपको पूछे तो इस विद्रोह का कारण था उत्तराधिकार को लेकर युद्ध। दो भाइयों के बीच में राजा बनने को लेकर युद्ध था। दो भाई कौन, अजमेर सिंह और दरियादेव। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें फाइनली जीते कौन, दरियादेव। और अजमेर सिंह की 1777 में हत्या कर दी जाती है, याद रखिएगा 1777, ठीक है। उसके बाद भी ये विद्रोह चलेगा, इसलिए ये हलबा विद्रोह के नाम जाना जाता है। अगर 2 साल और नहीं चलता तो ये सिर्फ अजमेर सिंह का विद्रोह बनकर रह जाता, लेकिन अजमेर सिंह की मृत्यु के बाद भी ये विद्रोह चलता है, इसलिए इस विद्रोह को हलबा विद्रोह कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, तो इसके नेतृत्वकर्ता, पहले अगर हम लोग जाने तो इसके नेतृत्वकर्ता थे अजमेर सिंह, जिनकी मृत्यु हो जाती है 1777 में। और इसके बाद भी यह विद्रोह जो है वो चलता रहता है, यह संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष में एक चीज आपको ध्यान दिए होंगे तो आप लोगों ने दिया होगा कि बस्तर का जो स्वतंत्र काकतीय वंश था उसका पतन हो गया। अब मराठे, अंग्रेज और बाहरी सत्ता लोग इसमें क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, क्योंकि अभी अंग्रेज भी शासन की, अंग्रेज भी आ गए, जॉनसन भी इसमें घुस गया, मराठा प्रतिनिधि त्रयंबक अवीर राव भी आ गए। और वो लोग फोकट में नहीं आए हैं, उनको क्या चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, कुछ बोनस चाहिए, और धीरे से वो अपना रंग दिखाएंगे दरियादेव को, ठीक है। बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ ये प्रथम प्रलेखित विद्रोह था। इसके साथ ही यह छत्तीसगढ़ अंचल का सबसे बड़ा नरसंहार था, और इस नरसंहार के लिए एक वर्ड यूज होता है जो आपको मैं पहले बताया, ताड़ झोंकनी। कंपनी सरकार मराठों और जयपुर के मध्य 6 अप्रैल 1778 को कोट पाड़ की संधि हुई। अगर अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात ही ये मामला दब जाता तो ये आपकी संधि की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ये मामला नहीं दबा था, इसलिए राजा दरियादेव को अंग्रेजों के साथ, मराठों के साथ और जयपुर नरेश के साथ कोट पाड़ की संधि करनी पड़ी। और वो कब हुई थी, 6 अप्रैल 1778। ये डेट एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है, 6-4 कितना होता है, 1778 है, तो 1778 को भी याद करना पड़ेगा। 6-4 1778 को हुआ था कोट पाड़ की संधि। इस संधि के अनुसार बस्तर क्षेत्र पहली बार मराठा के अधीन हुआ। छत्तीसगढ़ वास्तव में कुछ नहीं था, रायपुर और रतनपुर के जो कलचुरी हुआ करते थे, इन दोनों को ही कहा जाता था मिलाकर छत्तीसगढ़, क्योंकि इनके पास 18 गढ़ और इनके पास 18 गढ़। बस्तर अलग ही रियासत था, बस्तर स्टेट अलग था। लेकिन ये यहाँ पे ऑलरेडी कौन आ चुके हैं, मराठे आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और मराठों के बाद इस क्षेत्र में मराठों की नजर थी, और मराठे इस क्षेत्र में अब करेंगे क्या, अपना टकोली वसूल। तो अब बस्तर वाला क्षेत्र भी पहली बार किसके अधीन आ गया, मराठों के अधीन। हलबा विद्रोह में प्रमुख जो पात्र हैं उनको अगर हम लोग जाने तो इसमें याद रखिएगा जो पहला पात्र आपको मिलता है इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, वो कौन है, अजमेर सिंह। इसके अलावा उनके छोटे भाई दरियादेव, जिनसे ये युद्ध करते हैं, आपके जयपुर नरेश विक्रमदेव, ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन और मराठा प्रतिनिधि त्रयंबक अवीर राव। ये सभी पात्र हैं कौन से विद्रोह के, हलबा विद्रोह के। ये चीज क्लियर है। और एक चीज जो आपको लास्ट में बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ अंचल का सबसे बड़ा नरसंहार जो है, ये कभी किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा इस घटना को कहा जाता था ताड़ झोंकनी।
ताड़ वृक्ष के नीचे रख दिया जाता था लोगों को बांधकर, और उसके ऊपर में पेड़ गिरा दिया जाता था और आदमी वहां कुचल कर दबकर हड्डी पसली टूट जाती थी, मर जाता था। इस प्रकार से लोगों को मारा जाता था। कहा जाता है कि हलवा 7 परिवार बचे हुए थे बस, सभी लोगों को ये क्या कर दिए थे, जो राजा दरियादेव हैं सभी लोगों की हत्या या नरसंहार करवा दिए थे। सिर्फ 7 परिवार हलवा परिवार बचे हुए थे तब के समय में, जब हलवा विद्रोह का अंत किए तब की बात कर रहा हूं मैं। अब इसमें याद रखिएगा 1779 में ही हलवा जनजाति के जो प्रमुख नेता थे उनसे दरियादेव की क्या होती है, संधि होती है, और उस संधि में वो लोग क्या करते हैं, राजा के प्रति निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं, और उसके बाद जो दरियादेव हैं वो हलवा जनजाति को मारना बंद करते हैं, उनका नरसंहार जो है वो बंद करते हैं। कोटपाड़ की जो संधि हुई थी वो 6 अप्रैल 1778 को हुई थी। इस संधि के समय काकतीय वंश के शासक कौन थे, तो दरियादेव थे। अब ये जो संधि हुई थी ये 3 लोगों के बीच संधि हुई थी। बेसिकली 3 लोग थे। पहला थे हमारे दरियादेव, दूसरे थे जयपुर नरेश विक्रमदेव, और तीसरे थे मराठा प्रतिनिधि त्रयंबक अवीर राव। जो कोटपाड़ की संधि है इसमें कोटपाड़ परगना मेन सेंटर में था। कोटपाड़ परगना किसको चाहिए था, तो कोटपाड़ परगना चाहिए था हमारे जयपुर नरेश विक्रमदेव को। तो इस संधि में जयपुर नरेश विक्रमदेव ने क्या कहा कि हमको कोटपाड़ का जो परगना है वो परगना हमको आप दे दो। ठीक है, कोटपाड़ का परगना किसको देना है, विक्रमदेव को देना है। इस परगने में याद रखिएगा 5 अलग अलग क्षेत्र आते थे, जिसमें से पहला था कोटपाड़, दूसरा था चुड़चुड़ा, तीसरा पोड़ागढ़, चौथा उमरकोट और 5वां था रायगढ़ा। ये 5 जो क्षेत्र थे वो कोटपाड़ परगने के अंतर्गत आते थे, जिसको दरियादेव ने किनको दे दिया, जयपुर नरेश विक्रमदेव को। आज भी देखते हैं रायगढ़ा आपके उड़ीसा में आता है, ठीक है, जयपुर भी उड़ीसा में। तो ये 5 क्षेत्र कोटपाड़, चुड़चुड़ा, पोड़ागढ़, उमारकोट और रायगढ़ा, ये कोटपाड़ परगना के अंतर्गत आता था, जिसको जयपुर नरेश विक्रमदेव को देने का वादा किया दरियादेव ने। इसके अलावा मराठा प्रतिनिधि त्रयंबक अवीर राव, इनको क्या चाहिए, तो इनको चाहिए टकोली, मतलब वार्षिक कर, टैक्स। तो इनको 59,000 वार्षिक टकोली दिया जाता था। कुछ कम 5,000 महीना आप बोल सकते हैं, क्योंकि 12 पंचे होता है 60, तो कुछ कम 5,000 पर मंथ का इनका क्या था, थोड़ा कम 5,000 पर मंथ किनको देते थे, मराठा प्रतिनिधि त्रयंबक अवीर राव, अर्थात मराठों को देते थे। ये घटना ध्यान रखिएगा, 5,000 अभी लगता छोटा अमाउंट है, 1778 की बात हो रही है। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ, दरियादेव जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से मराठों के अधीन हो गया, क्योंकि ईयरली उनको क्या पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है। 1778 के बाद अगली एक घटना आती है 1795 ईस्वी की, जब शासक हमारे दरियादेव ही हैं। तो इस समय आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तक बस्तर वाले क्षेत्र में मराठे आ रहे हैं, बस्तर वाले क्षेत्र में उड़ीसा से जयपुर वाले शासक आ रहे हैं, बस्तर वाले क्षेत्र में बस्तर के लोग हैं। कोई अंग्रेज इस क्षेत्र में अभी तक नहीं आए हैं। भले ही सपोर्ट करने जॉनसन आए थे, लेकिन वो अभी बस्तर वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं किए हैं, युद्ध भूमि में थे। बस्तर वाले क्षेत्र में प्रवेश करने का सबसे पहला प्रयास करते हैं हमारे कौन, कैप्टन जेटी ब्लंट। तो ये जो आपका भोपालपट्टनम विद्रोह हुआ है ये अप्रैल 1795 में हुआ है। एग्जैक्ट डेट अगर पूछा जाए, कभी नहीं पूछा है वैसे, अगर पूछता है तो याद रखिएगा 13 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक ये जो विद्रोह है ये हुआ था। 13 अप्रैल से कब तक, 28 अप्रैल तक, 16-17 दिन का ये विद्रोह था। इसमें जब शासक थे भोपालपट्टनम विद्रोह के वो थे दरियादेव, और कारण क्या था, तो कारण वही था कैप्टन जेटी ब्लंट, जो इस क्षेत्र को एक्सप्लोर करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ कौन कौन सी खनिज है यहाँ का नक्शा बनाना चाहते थे। कैप्टन जेटी ब्लंट को बस्तर में प्रवेश करने के विरोध में ये भोपालपट्टनम का विद्रोह हुआ था। कैप्टन जेटी ब्लंट कौन है, तो कैप्टन जेटी ब्लंट बस्तर क्षेत्र जाने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे। मतलब वहां के लोग विदेशी लोगों को देखे ही नहीं थे, इसलिए उनको प्रवेश करने से क्या कर रहे थे, रोक रहे थे। और ये बेसिकली कोई संघर्ष नहीं था, अपितु यह दक्षिण बस्तर के गोंड जनजाति द्वारा कैप्टन जेटी ब्लंट को इंद्रावती नदी को पार करके भोपालपट्टनम में प्रवेश करने से रोकने हेतु क्या था, ये बेसिकली एक हमला था, ये वाला हमला। ठीक है, वहां की जो गोंड जनजाति है उन्होंने उनको नदी के किनारे ही ऐसा रोका था कि वो 17 दिन तक आसपास विचरण करते रहे, लेकिन बस्तर की यात्रा नहीं कर सके, किंतु कांकेर की यात्रा उन्होंने की थी। और उसके बाद याद रखिएगा 13 मई को वो पहुंच जाते हैं रतनपुर। 13 मई को जाएंगे रतनपुर, ये आंकड़ा भी ध्यान रखिएगा। 13 मई 1795 को कैप्टन जेटी ब्लंट जाते हैं रतनपुर। अभी राजधानी परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी भी राजधानी कहाँ है, रतनपुर है। और डेट की अगर मैं बात करूं, भोपालपट्टनम विद्रोह का एग्जैक्ट डेट क्या है, तो 13 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल 1795 तक यह विद्रोह हुआ था।
कारण समझ गया किनको रोकने के लिए था, तो कैप्टन जेटी ब्लंट को। परलकोट विद्रोह के बारे में जो 1824-25 में हुआ था। परलकोट विद्रोह 2 महीने का खेल है, पहला चीज ये ध्यान रखिएगा। इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 24 दिसंबर 1824 को हुआ था। 24/12/24 ऐसे याद रख सकते हैं, 1800 का डेटा है, 24 दिसंबर 2024 को हुआ था कौन सा, परलकोट विद्रोह का प्रारंभ। इस विद्रोह के समय जो शासक थे वो कौन थे, हमारे महिपाल देव थे। महिपाल देव कौन है, दरियादेव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। इस विद्रोह का, परलकोट विद्रोह का नेतृत्वकर्ता किन्हें माना जाता है, तो याद रखिएगा परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हैं गेन सिंह, जिनकी पदवी थी भूमिया जमींदार, और ये परलकोट के जमींदार थे। ठीक है, परलकोट के जमींदार ही परलकोट वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। और भूमिया राजा भी माना जाता था इनको, भूमिया राजा, कहीं कहीं आपको भूमिया राजा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इनकी पदवी थी भूमिया राजा। परलकोट विद्रोह करने का मुख्य कारण क्या था, तो ध्यान में रखिएगा, परलकोट विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेजों का शोषण। ठीक है, अंग्रेज चूंकि आ चुके थे, 1818 में सीताबर्डी का युद्ध हुआ, मराठों को हरा चुके हैं, तो मराठे वाले जितने क्षेत्र हैं उस पर शासन कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं। और अंग्रेज क्या करते थे, टैक्स को बढ़ा देते थे। ठीक है, उसके एवज में क्या हुआ, उनके शोषण के विरुद्ध में यह विद्रोह हुआ था। इसके अलावा परलकोट विद्रोह का जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य, वो लूटपाट व शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना करना था। इस परलकोट विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था वो धावड़ा वृक्ष की टहनी हुआ करती थी। धावड़ा वृक्ष की टहनी को एक गांव से दूसरे गांव माझी जो है वो पकड़कर ले जाते थे। माझी कौन होते थे, तो माझी गांव के मुखिया को कहा जाता था तत्कालीन समय में। तो गांव के मुखिया जो है एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते थे इस खबर को, और रात्रि में विद्रोह करने के लिए ये लोग घटना बनाते थे कि आज हम लोग क्या करेंगे। उसके लिए ये क्या करते थे, गोटुल जो है, कौन सा जगह, गोटुल में बैठते थे और वहां पे डिस्कस करते थे कि हम लोग कल क्या करेंगे। हर दिन की पृष्ठभूमि बनाई जाती थी, हम लोग को करना क्या है। इस परलकोट विद्रोह के जो दमनकर्ता थे, वो दमनकर्ता आपको मिलेंगे चांदा के पुलिस अधीक्षक कैप्टन पेबे। अब ये कैप्टन पेबे को कौन बुलाते हैं, तो याद रखिएगा, आपने छत्तीसगढ़ के एक अधीक्षक का नाम सुना होगा, एगेन्यू। तो कैप्टन एगेन्यू क्या करते हैं, चांदा आपके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, तो चांदा के पुलिस अधीक्षक कैप्टन पेबे को बुलाते हैं। और कैप्टन पेबे क्या करते हैं, 10 तारीख को, 10 जनवरी, घटना याद रखिएगा 24 दिसंबर को स्टार्ट हुई है, 10 जनवरी 1825 को क्या करते हैं, परलकोट को पूरा घेर लेते हैं। और घेरने के बाद क्या करते हैं, अपने दल बल सेना के साथ घेरेंगे और लड़ाई होता है। अब ध्यान रखिएगा, अंग्रेज अधिकारियों के पास है क्या, गन, जबकि आदिवासी लोग के पास क्या है, धनुष, बाण, भाला। तो गन में वो जीत जाते हैं, आदिवासी जो रहते हैं परलकोट क्षेत्र के, वो गन से वो नहीं कर पाते और हार जाते हैं। अब इसमें जो इस विद्रोह के नेतृत्व करता है गेन सिंह जी, उनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी के बाद 20 जनवरी 1825 को, ये डेट एग्जाम में कईयों बार पूछा है तो इस डेट को इंपॉर्टेंट रखिएगा, 20 जनवरी 1825 को गेन सिंह जी को उनके ही घर के सामने फांसी दे दी जाती है। अब गेन सिंह जी की यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, और इसके कारण ही गेन सिंह जी को बस्तर का प्रथम शहीद माना जाता है। अब कुछ लोग, मेरे को पहले अभी एक वीडियो डाला था, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद, बस्तर का प्रथम शहीद। बस्तर का प्रथम शहीद कौन है, तो गेन सिंह जी। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद क्यों नहीं माना जाता, तो ये छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से थे ही नहीं। अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ है, लेकिन तत्कालीन छत्तीसगढ़ आपका जो कलचुरी वाला था वो छत्तीसगढ़ कहलाता था, और ये कहलाता था बस्तर। इसलिए बस्तर को आप ध्यान से देखेंगे तो रामायण काल में बस्तर का नाम अलग मिलेगा, महाभारत काल में अलग बस्तर का नाम अलग मिलेगा। बस्तर अलग ही हुआ करता था, स्वतंत्र था बस्तर, लेकिन अब वो छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है, राज्य के अंतर्गत है। लेकिन पहले आप प्राचीन काल में देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बस्तर पहले से इस वाले क्षेत्र का हिस्सा था। बस्तर में ना तो छत्तीसगढ़ ही बोली जाती है, बस्तर की अपनी एक भाषा है, हल्बी है, और वहां की बहुत सारी प्यारी प्यारी भाषाएं हैं। हम लोग उसको छत्तीसगढ़ से पढ़ते हैं, इसका मतलब वो पहले से छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ का अगर प्रथम शहीद बोला जाए तो वो अलग है, और बस्तर का प्रथम शहीद बोला जाए तो अलग है। आज के परिप्रेक्ष्य में मत देखिएगा आप लोग, मैं पहले ही बता दूं, ये बस्तर तब का बस्तर हुआ करता था, और बस्तर क्षेत्र का प्रथम शहीद कौन किसे माना जाता है, तो परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गेन सिंह जी को। क्लियर है। तो परलकोट विद्रोह में बेसिक हमको क्या याद रखना है, बेसिक याद रखना है इसके पात्र, नेतृत्वकर्ता, शासक, और जो आपके दमन करता है। परलकोट विद्रोह के समय जो शासक थे वो कौन थे, महिपाल देव थे। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गेन सिंह है, और इस विद्रोह के दमनकर्ता कैप्टन पेबे, जो कि चांदा के पुलिस अधीक्षक थे। उनको बुलाया किसने, तो कैप्टन एगेन्यू ने, छत्तीसगढ़ के जो दूसरे पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे।
ये चीज क्लियर है। जो तारापुर विद्रोह हुआ था 1842 से लेकर 1854 तक, इस समय शासक कौन थे? तो इस समय थे भूपाल देव शासक। और दीवान कौन था जिन्होंने कर की वृद्धि की थी? तो दीवान थे जगबंधु। ये मेन व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, स्पेशली तारापुर परगने का। और तारापुर परगना के जो प्रमुख थे कौन, नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे दलगंजन सिंह। इनके सगे छोटे भाई थे भोपाल देव के। ये तारापुर के जमींदार या प्रशासक थे या उस परगने के मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। तारापुर विद्रोह होने का कारण क्या था? तो तारापुर परगने में जो कर वृद्धि है जगबंधु के द्वारा किया गया था, उसके विरोध में दलगंजन सिंह ने यह विद्रोह किया था। इस तारापुर विद्रोह का उद्देश्य क्या है अगर वो जाना जाए तो आर्थिक शोषण से जनता को मुक्त कराने हेतु। क्योंकि आपके जो दलगंजन सिंह थे ये जनता के प्रति एक स्नेह का भाव रखते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो प्रजा है उनका शोषण हो। इसलिए उस शोषण से बचाने के लिए, उस शोषण से मुक्त करने के लिए विद्रोह दलगंजन सिंह ने किया था। इस विद्रोह के दमनकर्ता कौन है? तो आपको मैं पहले बताया हूं, आंग्ल मराठा चूंकि आ चुका है तो अंग्रेज आएंगे और दमनकर्ता रहेंगे नागपुर के रेजिडेंट मेजर विलियम्स। ठीक है, मेजर विलियम्स कौन है? तो नागपुर के रेजिडेंट हैं। रेजिडेंट याद रखिएगा, पुलिस अधीक्षक जो थे कैप्टन एगेन्यू, उनके भी सीनियर हैं ये। तो मेजर विलियम्स इस विद्रोह का वो करेंगे, दमन करेंगे। और विद्रोह का दमन करने में क्या करते हैं? तो याद रखिएगा, जो दलगंजन सिंह हैं इनको जेल में डाल दिए रहते हैं भूपाल देव, और जगबंधु कहाँ चले जाते हैं? मेजर विलियम्स के पास कि ये लोग विद्रोह मान ही नहीं रहे। अब वो यहाँ आते हैं कौन? मेजर विलियम्स नागपुर से, कहाँ? आपके तारापुर वाले क्षेत्र में, बस्तर वाले क्षेत्र में। और देखते हैं पूरी कहानी को कि क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? पहला चीज तो सबसे गलती काम हुआ है जगबंधु का। तो पहला चीज करते हैं, जो दीवान पद में है जगबंधु उसको हटा देते हैं। दूसरा, जो पॉपुलर नेता है दलगंजन सिंह, इनको जेल से रिहा कर देते हैं। और इस प्रकार से ये विद्रोह क्या होता है? कम हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि टैक्स में भी क्या है, वृद्धि हुई है, टैक्स को भी कम कर देते हैं। अब इसके बाद लोग क्या होते हैं, लोगों का शोषण कम हुआ तो लोग शांत हो जाते हैं, और इस प्रकार से ये तारापुर का जो विद्रोह है वो सफल होता है। ठीक है, तो परिणाम क्या हुआ? दीवान जगबंधु को मेजर विलियम्स ने पद से हटा दिया और कर वृद्धि के आदेश को वापस लिया। साथ ही जो दलगंजन सिंह है जिनको भूपाल देव ने गिरफ्तार कर लिया था, उसको भी ये क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। तो तारापुर विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1842 से 1854। इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? तो पहला पात्र आपको देखने को मिलेगा भूपाल देव जो राजा थे, दलगंजन सिंह जो विद्रोह के नेतृत्व करता थे, दीवान उस समय थे जगबंधु, और दमनकर्ता कौन है? तो मेजर विलियम्स। मेजर विलियम्स नाम दमनकर्ता के रूप में है इस विद्रोह का, लेकिन उन्होंने, याद रखिएगा, उन्होंने इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का दमन नहीं किया है, बल्कि इस विद्रोह के मुख्य कारण को हटाया है, अर्थात दीवान जगबंधु और साथ ही जो कर वृद्धि थी, ये दोनों मुख्य कारण थे, इसको उन्होंने हटाने का काम किया। तो इन्होंने अच्छा काम किया मेजर विलियम्स ने, खासकर तारापुर विद्रोह के मामले में। भूपाल देव के शासनकाल में ही दूसरा एक और विद्रोह हुआ था जिसको कहा जाता है मेरिया विद्रोह। 1842 से लेकर 1863 तक हुआ था। ये आपका 4, 5, 6 वाला कॉन्सेप्ट में याद रखेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा ऐसे करके करेंगे तो। 4, 5, 6, 2, 3 और बीच में 4। 1842 से 54 में आपका हुआ था तारापुर, 1842 से 63 में हुआ था आपका मेरिया विद्रोह। ऐसे याद रखेंगे, आसानी से याद होगा। मेरिया विद्रोह के समय भी शासक आपके भूपाल देव रहेंगे, और इस विद्रोह का नेतृत्व करता रहते हैं हमारे हिडमा मांझी। इस विद्रोह का कारण क्या था? मेरिया विद्रोह का बेसिक कारण तो याद रखिएगा, उस समय तत्कालीन समय में दंतेश्वरी मंदिर में क्या चलता था? नरबलि प्रथा। और उस नरबलि प्रथा को अंग्रेज लोग क्या किए थे? समाप्त कर दिए थे। नरबलि प्रथा को समाप्त कर दिया कि ये भाई लीगल नहीं है, किसी को आप ऐसे मार नहीं सकते। अब देखिए, जो नरबलि दिया जाता था, जिस व्यक्ति का सर काटा जाता था उसको कहा जाता था मेरिया। वह व्यक्ति जिसे बलि के लिए चुना जाता था, और ये बेसिकली एक विशेष जनजाति से होता था। उस जनजाति का नाम एग्जाम में पूछा गया है, उस जनजाति का नाम है जिया खोंड जनजाति। एग्जाम में ये पूछा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा। जिया खोंड जनजाति के युवक या युवती को बनाया जाता था मेरिया, जिसको बलि के लिए चुना जाता था। अब ये जो बलि वाला कॉन्सेप्ट है, इस समय जो पुजारी हुआ करते थे वो पुजारी थे श्याम सुंदर। दीवान उस समय भूपाल देव के दीवान चूंकि चेंज हो चुके थे, आपको पता होगा, दलगंजन सिंह जो जगबंधु है वो चेंज हो चुके हैं। तो दीवान कौन है इस समय? वामन राव। तहसीलदार उस समय के रहते हैं शेर खान, और जांचकर्ता आते हैं अधिकारी मैकफर्सन। और इस विद्रोह का दमन करने के लिए आते हैं कौन? मेजर कैंपबेल। अब घटनाक्रम को मैं आपको समझा दूं सिंपल शब्दों में। अगर घटनाक्रम समझें तो सबसे पहले जो आपके भूपाल देव हैं, इनके शासनकाल में अंग्रेजों को खबर पड़ती है कि यहाँ नरबलि प्रथा होती है दंतेश्वरी मंदिर में, मतलब लोगों की बलि दी जाती है।
इस चीज का मुआयना करने के लिए अंग्रेज भेजते हैं किसको, मैकफर्सन को। मैकफर्सन देख के जाते हैं और अपनी जो घटना है वो किसको बताते हैं, शेर खान को बताते हैं। शेर खान कौन है, तहसीलदार हैं। ये घटना को पूरा जानते हैं। उसके बाद ये पूरी घटना को ये दे देते हैं किसको, ऊपर पास कर देते हैं मेजर कैम्पबेल को। अब मेजर कैम्पबेल को पता चलता है, वो चेक करने के लिए किनको बोलते हैं, वामन राव को, जो दीवान रहते हैं। वामन राव भी राजा जी की तरह गोल मटोल बात करते हैं, बोलते हैं हमको नहीं पता। अब आते हैं मेजर कैम्पबेल और उसके बाद श्याम सुंदर पुजारी से ये डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है। जो पुजारी रहते हैं श्याम सुंदर, वो भी सच्चाई नहीं बताते, छुपाते हैं। इसके बाद लगभग 25 दिनों तक अंग्रेज जो की सेना थी, टुकड़ी थी, वो दंतेश्वरी मंदिर के बाहर थी और उस समय होना था कि रिचुअल नरबलि प्रथा का। अब जैसे ही वो दिन आया, ये लोग नहीं घबराते हैं और वो प्रथा करना चालू करते हैं। तो उसके एवज में अंग्रेज अधिकारी मेजर कैम्पबेल क्या करते हैं, सबको पकड़वा लेते हैं और नर बलि होने से रोक देते हैं। जो मेरिया रहता है उसको भी पकड़ लेते हैं कि भैया तुमको बलि होने नहीं देंगे। अब इसके बाद विद्रोह होता है हिड़मा माझी के द्वारा, वो अंग्रेजों से युद्ध करना चालू कर देते हैं और ये विद्रोह कहलाता है कौन सा विद्रोह, मेरिया विद्रोह। इस मेरिया विद्रोह में कौन से पात्र हैं, तो पात्र पहला मिलेगा आपको उस समय के शासक भूपाल देव। इसके अलावा हमको और कौन से नाम मिलते हैं, तो मिलता है हिड़मा माझी जो इस नेतृत्व करता है इस विद्रोह के। श्याम सुंदर कौन है, तो पुजारी हैं। वामन राव कौन है, दीवान है। शेर खान तहसीलदार। मैकफर्सन जो है ये जांचकर्ता और मेजर कैंपबेल इस विद्रोह के दमनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लिंगागिरी विद्रोह जो हुआ था 1856 में। लिंगागिरी विद्रोह 1856 में स्टार्ट हुआ आपका। इस विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। लिंगागिरी विद्रोह होने का रीजन क्या था, तो आपको पता होगा 1854 में जो काकतीय वंश है वो अंग्रेजों के अधीन आ गया और इस क्षेत्र में अंग्रेज जो है उनको दीवान नियुक्त करने का अधिकार 1856 में मिल गया। अब जैसे ही उनको ये अधिकार मिला तो चार्ल्स सी इलियट जो है अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर छत्तीसगढ़ क्षेत्र के, वो यहाँ आते हैं बस्तर वाले क्षेत्र में और यहाँ क्या नियुक्त करना चाहेंगे, दीवान। तो जब लिंगागिरी विद्रोह हुआ, इसको बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। इस समय शासक कौन थे, तो भैरम देव थे और दीवान कौन थे, दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह आपको याद होगा, इनके पिता के समय भी दीवान कौन थे, दलगंजन सिंह, जिन्होंने तारापुर विद्रोह किया था। दलगंजन सिंह को कोई सजा नहीं हुई थी क्योंकि विद्रोह दमन कर दिया गया था, लेकिन इनको फांसी वांसी नहीं हुई थी। दीवान किसको बना दिया गया है, दलगंजन सिंह को। नेतृत्वकर्ता कौन है लिंगागिरी विद्रोह के, लिंगागिरी विद्रोह जब हुआ तो इसके नेतृत्वकर्ता बनते हैं लिंगागिरी के तालुकादार। और कौन थे वो तालुकेदार, उनका नाम था धुरवाराम माड़िया। लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हाईलाइटेड रहेगा। लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता धुरवाराम माड़िया। इस धुरवाराम माड़िया के कुछ सहयोगी भी नाम मिलते हैं आपको, जैसे यादव राव, इसके अलावा बाबूराव और वेंकट राव। यादव राव, बाबूराव और वेंकट राव ये लिंगागिरी विद्रोह में धुरवाराम माड़िया के सहयोगी हैं। लिंगागिरी विद्रोह का होने का कारण क्या था, तो लिंगागिरी विद्रोह के होने का मुख्य कारण यही था कि बस्तर वाला जो क्षेत्र है इसको अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया जाना। बस्तर निवासी या बस्तर के जो वनवासी थे वो नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य हो। वो अपना राजा काकतीय वंश के शासक भैरमदेव को ही मानते थे और इस चक्कर में क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति यह विरोध जाहिर हुआ था। यह विद्रोह राजा के प्रति नहीं था, लिंगागिरी विद्रोह याद रखिएगा अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध था। क्लियर है। 3 मार्च 1856 को अंग्रेजों और आदिवासियों के मध्य चिंतलनार में युद्ध हुआ। अब यहां से जो विद्रोह है वो प्रारंभ हो रहा है। आमने सामने झड़प होगी 3 मार्च 1856 को और इस झड़प के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा धुरवाराम माड़िया। जैसे ही झड़प हुई, आदिवासी आप ध्यान से देखेंगे तो आदिवासी क्या पकड़े हुए हैं, धनुष, तीर, और जो अंग्रेज थे उनके पास क्या था, बंदूकें थी। तो जाहिर सी बात है तीर और बंदूक की लड़ाई में हमेशा बंदूक की जीत होगी और इस चक्कर में क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं ये चिंतलनार का युद्ध। उसके बाद इसके जो नेतृत्वकर्ता रहते हैं धुरवाराम माड़िया, यादव राव, बाबू राव और वेंकट राव, इन सबको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और 5 मार्च 1856 को इन सबको फांसी दे दिया जाता है। किनको किनको, धुरवाराम माड़िया, यादव राव, बाबू राव और वेंकट राव, इन सबको 5 मार्च 1856 को फांसी दे दिया जाता है। अच्छा, अब हमारे जो नेतृत्वकर्ता हैं उनको फांसी हो गई, तो ये लिंगागिरी के तालुकेदार अब किसको बनाया जाएगा,
क्योंकि ये तो एक पोस्ट में थे ना, डेजिग्नेशन में थे, अब उसको कौन संभालेगा। तो जब ध्रुवाराम माड़िया जी को फांसी दी जाती है तो लिंगागिरी के तालुकेदार किसको बना दिया जाता है, भोपालपट्टनम के जमींदार, और उनका नाम क्या रहता है, राम भोई। ये लिंगागिरी का जो तालुका रहता है वो भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोई को दे दिया जाता है। यहां तक क्लियर है। और इसमें एक विशेष करके याद रख लीजिएगा, विशेष में क्या याद रखना है, ध्रुवाराम माड़िया को बस्तर का दूसरा शहीद माना जाता है। पहले ही बताया हूं, छत्तीसगढ़ का पहला शहीद और छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद अलग है। बस्तर का प्रथम शहीद और बस्तर का दूसरा शहीद अलग है। बस्तर का दूसरा शहीद किसको माना जाता है, लिंगागिरी विद्रोह के नायक या नेतृत्वकर्ता लिंगागिरी तालुका के तालुकेदार ध्रुवाराम माड़िया, इनको बस्तर का दूसरा शहीद माना जाता है। ये चीज क्लियर है। ये लिंगागिरी तालुका के नए तालुकाधिपति राम भोई को थोड़ा हाईलाइट रखिएगा। इसको हाईलाइट क्यों करना है, क्योंकि हम लोग अगले विद्रोह में ये अब लीडर बनेंगे। इसमें जो मुख्य पात्र हैं उसको अगर हम लोग देखें तो मुख्य पात्र कौन कौन से आएंगे जिनके बारे में हमको जानना है। पहला नाम मिलता है राजा भैरमदेव, इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता ध्रुवाराम माड़िया, उनके 3 सहयोगी यादव राव, बाबू राव और वेंकट राव। क्लियर है। अंग्रेजों और आदिवासियों के मध्य कहां युद्ध होता है, तो चिंतलवार में होता है। चिंतलनार बोला था, माफ कीजिएगा, चिंतलवार। और कब हुआ था, 3 मार्च 1856 को। और इन तीनों को जो सहयोगी रहते हैं और नेतृत्व करता है, इन सभी को 5 मार्च 1856 को फांसी दे दी जाती है। फांसी देने के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोई को लिंगागिरी का तालुका भी सौंप देते हैं कि आप ही संभालो इसको। यहां तक क्लियर है। इस प्रकार से ये लिंगागिरी विद्रोह का दमन हो जाता है। इसके पश्चात होता है 1859 में, 1859 में कोई विद्रोह। यह जब कोई विद्रोह हुआ था तो उस समय शासक कौन थे, भैरमदेव, और इस कोई विद्रोह के नेतृत्व करता है नांगुल दोरला। नांगुल दोरला याद रखिएगा, ये पोतेकेल के जमींदार थे। पोतेकेले या पोतकेल लिखा रहता है, वहां के जमींदार थे नांगुल दोरला। इनके सहयोगी में 2 नाम आपको मिलते हैं। पहला नाम है राम भोई, ये वही राम भोई हैं जिनको लिंगागिरी का तालुका दिया गया था। ये भोपालपट्टनम के जमींदार थे। तो लिंगागिरी के वर्तमान तालुकेदार और भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोई इनके सहयोगी रहते हैं। साथ ही भेज्जी के जमींदार रहते हैं जग्गा राजू। तो आपको 3 नाम मिलते हैं कोई विद्रोह में। नेतृत्वकर्ता कौन है, नांगुल दोरला, और उनके सहयोगी कौन है, राम भोई और जग्गा राजू। राम भोई और जग्गा राजू, ये दोनों क्या है, नांगुल दोरला के सहयोगी हैं। अब ये जो कोई विद्रोह है ये क्यों हुआ था, तो ये याद रखिएगा, 1859 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा निजाम को साल वृक्ष की कटाई का ठेका दे दिया गया। मतलब हमारे बस्तर में जो साल वृक्ष हैं उसको काटो और हम लोग इमारती लकड़ी निकलवाएंगे, अलग अलग उसको बेचेंगे। कुल मिलाकर उसका क्या कर रहे थे, पैसा बनाने का उद्देश्य बना रहे थे। ठीक है, कैसे हम लोग वृक्षों को काटकर उसको बाहर मार्केट में बेचेंगे फर्नीचर बनाकर। तो वृक्षों की कटाई, साल वृक्षों की कटाई के विरोध में ये कोई विद्रोह हुआ था। ये चीज क्लियर है। इसमें एक फेमस नारा भी दिया गया, 1 साल का वृक्ष 1 आदिवासी का सिर। कहीं कहीं ये नारा चेंज हो जाता है, कई बुक में आपको देखने को मिलेगा 1 साल का वृक्ष 1 अंग्रेज का सिर। दोनों अपने अपने में वो है। 1 आदिवासी का सिर का मतलब ये है कि आदिवासी जो थे वहां के बस्तर के, वो ये चाहते थे कि पेड़ काटने से पहले हमें काटना होगा। और दूसरा 1 साल का वृक्ष 1 अंग्रेज का सिर, इससे तात्पर्य है अगर तुमने 1 पेड़ काटा तो 1 अंग्रेज हम मार देंगे। दोनों अपने अपने अर्थ प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मैं ऊपर वाले को ले रहा हूं, अहिंसक को। 1 साल का वृक्ष 1 आदिवासी का सिर, मतलब पेड़ काटने से पहले आपको हमें काटना होगा। और परिणाम क्या होगा इस विद्रोह का, सब जो निजाम के लोग थे, जो लोग साल वृक्ष की कटाई के लिए यहां आए थे, उनको भगा दिया जाता है। और इसके बाद सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर आते हैं के.सी. ग्लासफोर्ड। उन्होंने अपनी हार मानी और बस्तर में लकड़ी की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। वो ठेकेदारी जो निजाम को दिया गया था उसको समाप्त किया गया। और ये जो लाइन है इसी से आप याद रखिएगा, 1 साल का वृक्ष 1 आदिवासी का सिर, अर्थात ये छत्तीसगढ़ का, हम इसको बोल सकते हैं चिपको आंदोलन। इसे छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है। चिपको आंदोलन सुंदर बहुगुणा जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, वृक्षों को बचाने के लिए ही। तो छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन अगर पूछा जाए तो कौन है, कोई विद्रोह। तो इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, मुख्य पात्र की बात करें तो एक हमारे राजा जी आएंगे भैरमदेव, हमारे नेतृत्वकर्ता नांगुल दोरला, उसके अलावा उनके 2 सहयोगी राम भोई जो भोपालपट्टनम के जमींदार थे और जग्गा राजू जो भेज्जी के जमींदार थे। और इस विद्रोह को कुचलने वाले या इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए जो इनिशिएट लिया वो कौन लिए थे, तो सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर
जैसे छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, चार्ल्स इलियट थे, वैसी सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर थी कैसी ग्लासफोर्ड। कैसी ग्लासफोर्ड ने कहा कि भाई ये सही बोल रहे हैं, पेड़ वेड़ नहीं काटते हैं और ये सब बंद करो। तो वो बंद करने के चक्कर में उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को बंद किया। उसके बाद आदिवासी शांत हुए और ये विद्रोह समाप्त हुआ। इस प्रकार से होता है आपका कौन सा विद्रोह, कोई विद्रोह। मेन रीजन क्या था, साल वृक्ष की कटाई का ठेका देना। क्लियर है। मूरिया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह 1876 में तब भी शासक कौन रहेंगे, हमारे भैरमदेव। भैरमदेव का शासन काल में आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूं, 1891 तक ये शासन करेंगे। 1853 से कब तक, 1891। तो इस बीच भी आपका कौन सा विद्रोह हो रहा है, मूरिया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह। अब जो मुड़िया विद्रोह है, इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे झाड़ा सिरहा, जिनको रामू सिरहा के नाम से जाना जाता था। रामू सिरहा मूल नाम था, झाड़ा सिरहा के नाम से भी जाने जाते थे। और ये जो मुड़िया विद्रोह है, इसके होने के बहुत सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मुख्य कारण था वो था दीवान गोपीनाथ कपड़दार। गोपीनाथ कपड़दार को दीवान कब बनाया गया, तो 1867 में बनाया गया। 1867 को गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाया गया। अब जो गोपीनाथ कपड़दार है ये दीवान बना है, और दीवान कौन लोग बना रहे हैं, तो अंग्रेज लोग बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को अधिकार प्राप्त है। जब अंग्रेज इसको दीवान बनाएंगे तो ये क्या करेगा, अंग्रेजों को अधिक से अधिक टैक्स प्रोवाइड करने का प्रयास करेगा, ताकि इसका जो ये पद है ये बना रहे। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेजों को भेजेगा, अंग्रेज इसको उतने लंबे समय तक के लिए दीवान पद पर रखेंगे। तो इसलिए गोपीनाथ कपड़दार द्वारा जितनी भी आपकी कर व्यवस्था है और ठेकेदारी व्यवस्था है, उसमें टैक्स में क्या कर दिया गया, इजाफा कर दिया गया, जिसके कारण आदिवासियों का शोषण हो रहा था। और उसके विरोध में क्या किया गया, मूरिया विद्रोह किया गया। ये मूरिया विद्रोह का कारण समझ आया। गोपीनाथ कपड़दार, चुपचाप बता रहा हूं, टैक्स व्यवस्था क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठेकेदारी इधर उधर दे दिया, जिससे आदिवासियों का सिर्फ शोषण हो रहा था, और उसके विरोध में ये विरोध किया गया। ठीक है, विद्रोह किया गया, मूरिया विद्रोह। गोपीनाथ कपड़दार टैक्स वसूल रहे हैं, और इस चीज को आदिवासी जो है सबसे पहले अपने राजा को अवगत कराने का सोचते हैं। तो यहीं से स्टार्ट होता है, विद्रोह का शुरुआत होता है राजा को अवगत कराने से। ठीक है, तो घटना का अगर देखें तो दीवान गोपीनाथ कपड़दार के कृत्यों से असंतुष्ट आदिवासियों ने नागपुर से लौट रहे राजा का घेराव किया। नागपुर कौन गए हुए थे, भैरमदेव गए हुए थे। राजा भैरमदेव नागपुर गए हुए थे, उनका घेराव किया तथा भैरमदेव को दीवान द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों से अवगत कराया। राजा जी को बताया कि ऐसा ऐसा हमारा शोषण हो रहा है। इसके बाद 2 मार्च 1876 को आदिवासियों द्वारा काला दिवस मनाया गया। ये डेटा पूछा जा चुका है। 2 मार्च 1876 को आदिवासियों द्वारा क्या मनाया गया, काला दिवस। इसके बाद 4 मार्च 1876 को राजा भैरमदेव ने विशाखापट्टनम के अंग्रेज अधिकारी को मामले से अवगत कराकर सहायता मांगने के लिए पत्र भेजा कि आपके द्वारा जो नियुक्त हमारा दीवान है वो ऐसे ऐसे हमारे जनता का शोषण कर रहा है। ये राजा जी किसको अवगत करा रहे हैं, विशाखापट्टनम के अंग्रेज अधिकारी को। तो इसको चेंज कर दो। ये राजा जी का सिफारिश था। 2 मार्च को काला दिवस मनाया, 4 मार्च को राजा जी पत्र भेजे हैं। इसके बाद 8 मार्च 1876 को मैकजार्ज आते हैं, और मैकजार्ज क्या लगाते हैं, मूरिया आदिवासियों के असंतोष को दूर करने के लिए जगदलपुर के सिरसार भवन में मूरिया दरबार का आयोजन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, मूरिया दरबार। मूरिया दरबार आपके बस्तर दशहरा के समय होता है, याद रखिएगा। लेकिन स्पेशल ओकेशन पे ये आपका जो दरबार है वो आयोजन कराया गया था। मूरिया दरबार में समस्त आपके जो क्षेत्र के मांझी रहेंगे, गांव के मुखिया रहेंगे, वो लोग आते हैं। और उसमें कौन रहेंगे, तो याद रखिएगा मैकजॉर्ज। ये क्या करवाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो मूरिया दरबार कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, जगदलपुर में हुआ था। कब हुआ था, 8 मार्च। 2 मार्च को काला दिवस, 4 मार्च को पत्र भेजे, 8 मार्च को मैकजार्ज क्या कराए, मूरिया आदिवासियों के असंतोष को दूर करने के लिए मूरिया दरबार का आयोजन कराए। क्लियर है। इसके बाद 18 मार्च का डेट आता है, 18 मार्च 1876। इस समय कैप्टन सी इंस्टॉल विशाखापट्टनम से बस्तर की ओर रवाना होते हैं। और इस जो मूरिया विद्रोह है, इसका प्रतीक चिन्ह किसको बनाया जाता है, तो इसका प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है आम वृक्ष की टहनी, आमा ठाही। ठीक है, आमा डाही बोल सकते हैं या आमा ठाही। और इसके बाद क्या होता है, ये जो प्रतीक चिन्ह आपका आम वृक्ष की टहनी रहती है, ये हर जगह हर क्षेत्र में घुमाया जाता है। उसके पश्चात इस विद्रोह में जितने भी मूरिया आदिवासी रहते हैं उनको खुश करने के लिए हमारे मैकजॉर्ज मूरिया दरबार में डिसाइड किए रहते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आते हैं कैप्टन सी स्टॉल। और निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि सबसे पहला चीज तो कल्प्रिट कौन है,
दीवान गोपीनाथ कपड़दार, और उनका एक सहयोगी था जिसको कहा जाता था मुंशी अदित प्रसाद। ठीक है, मुंशी अदित प्रसाद, ये दीवान था और ये उनके मुंशी थे। इन दोनों का मिली भगत था, तो इन दोनों को क्या कर दिया गया, पद से हटाकर क्षेत्र से, आपके बस्तर क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया, पूरा निकाल ही दिया उनको। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक सुधार कर नए भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया जो 10 वर्षीय था। 10 वर्ष का पूरा भू राजस्व एक साथ लागू कर दिए, जिससे आदिवासियों का जो शोषण है वो कोई भी दीवान ऐसे आकर नहीं कर सकता था। तो कुल मिलाकर जो मूरिया विद्रोह है, ये मूरिया आदिवासियों द्वारा किया गया था। किसके लिए किया गया था, तो याद रखिएगा, दीवान गोपीनाथ कपड़दार द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा था, बेकार में टैक्स, और साथ ही इसमें याद रखिएगा बहुत सारे कारण में आपको देखने को मिलेगा, बेगारी काम करवाता था, क्योंकि वो दीवान था तो किसी से भी कुछ भी काम बिना पैसे दिए करवा लेता था, लोगों का शोषण करता था, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मुख्य कारण क्या था, टैक्स था, उसमें आपके बेगारी, शोषण, हर टाइप के आप उसमें जोड़ सकते हैं। इसमें पात्र कौन कौन देखने को मिलेंगे मूरिया विद्रोह में, तो मूरिया आदिवासी तो रहेंगे ही, इसमें राजा जी रहेंगे कौन, भैरम देव। इसके अलावा इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिरहा, जिनको आप एक और नाम से जानते हैं, क्या, रामू सिरहा, झाड़ा सिरहा या रामू सिरहा के नाम से जानते हैं। गोपीनाथ कपड़दार कौन रहेंगे, दीवान रहेंगे, और मैक जॉर्ज कौन रहेंगे, दमनकर्ता, या मूरिया आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए कौन आएंगे, मैक जॉर्ज। और ये मैक जॉर्ज 8 मार्च 1876 को क्या करेंगे, मूरिया दरबार लगाएंगे जगदलपुर में। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा ये मूरिया या फिर मूरिया विद्रोह का पृष्ठभूमि चलता है, और फाइनली ये विद्रोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि दीवान जो टैक्स लगा रहा था उसको हटा दिए, मुंशी अदित प्रसाद जो थे उनको पद से हटा दिए, और जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें सुधार किया गया। तो इस प्रकार से ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। जुगराज कुंवर देवी द्वारा एक विद्रोह किया गया था जिसको कहा जाता है रानी चोरिस या फिर जुगराज कुंवर का विद्रोह। ये 1878 से लेकर 1882 तक हुआ था, लगभग 4 साल था। और कौन थे शासक, तो इनके पति भैरम देव। वास्तव में ये जो विद्रोह है, ये विद्रोह का नाम दिया जाता है, ये एक्चुअल में क्या था, एक फैमिली वो था, पत्नी ही थी उनकी, उनको विद्रोह करना पड़ रहा है, मतलब ये पारिवारिक रहेगा ये विद्रोह। और रानी चोरिस को या फिर जुगराज कुंवर को छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोहिणी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोहिणी, ये ध्यान रखिएगा। तो शासक रहेंगे भैरम देव, और इनका नेतृत्व करेंगी रानी जुगराज कुंवर, भैरम देव की छोटी रानी, बड़ी रानी नहीं है। जुगराज कुंवर कौन है, छोटी रानी है। ये विद्रोह अपने पति के खिलाफ क्यों करती हैं, तो उस समय याद रखिएगा ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं फ्रेजर। वो फ्रेजर क्या करते हैं, भैरम देव को एक मुस्लिम महिला, विशाखापट्टनम की एक मुस्लिम महिला रहती है नवाबाई, कौन, नवाबाई, उस नवाबाई से मिला देते हैं, और राजा जी जो है वो नवाबाई से क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं और उनसे विवाह कर लेते हैं। ऑलरेडी भैरमदेव के पास 2 रानियां थी, याद रखिएगा, एक रानी का नाम है जुगराज कुंवर देवी और दूसरी जो रानी रहेंगी बड़ी रानी, उनका नाम सुवर्ण कुंवर देवी। अब तीसरी मुस्लिम महिला आ जाती है नवाबाई। अब दिक्कत इससे था छोटी रानी को, तो कारण मेन क्या है, ब्रिटिश अधिकारी फ्रेजर के कहने पर काकतीय राजा भैरमदेव ने 1878 में विशाखापट्टनम की एक मुस्लिम महिला नवाबाई से विवाह किया। राजा भैरमदेव की ऑलरेडी 2 पत्नियां थी, जुगराज कुंवर देवी और सुवर्ण कुंवर देवी। पहली पत्नी सुवर्ण कुंवर देवी और दूसरी पत्नी जो थी वो जुगराज कुंवर देवी थी, ये दोनों थी। सुवर्ण कुंवर देवी की कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं था, तो इनकी संतान होती है, इसलिए दूसरा विवाह इनसे करते हैं। राजा भैरमदेव द्वारा मुस्लिम महिला नवाबाई से विवाह करने के कारण रानी जुगराज कुंवर देवी ने अपने पति के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसे रानी चोरिस, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है रानी चोरिस, अर्थात रानी का कोप, रानी का गुस्सा, ये कहा जा सकता है। अब ये जो रानी चोरिस है, रानी का कोप है, इसमें रानी ने क्या नारा दिया, इसके लिए याद रखिएगा बस्तर क्षेत्र की सभी महिलाएं रानी जुगराज कुंवर देवी का सपोर्ट कर रही थी, और इन्होंने एक नारा दिया था कि भैरमदेव या तो नवाबाई को छोड़ें अथवा बस्तर की राजगद्दी को छोड़ दे, आप एक जन को छोड़ना पड़ेगा, आप ये अन्याय नहीं कर सकते। ठीक है, 2 पत्नियां हैं, उसके बाद भी मुस्लिम महिला ला रहे हो, तो या तो आप मुस्लिम महिला को छोड़ो, नवाबाई को छोड़ो, अथवा बस्तर की राजगद्दी को छोड़ो, हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। ये विद्रोह कर दिया। अब इस टाइप का जो जनता में विद्रोह का स्वर उठा, उसके बाद जनता का सहानुभूति किसके ऊपर था, रानी के ऊपर, और फाइनली राजा को अफसोस हुआ, और राजा ने क्या किया, राजा सही रास्ते पर लौट आया और उन्होंने नवाबाई से विवाह परित्याग कर दिया, उनसे विवाह नहीं किया। ठीक है, मतलब जो विवाह हो गया था उसको तोड़ दिया। और इस प्रकार से
रानी की क्या हुई, रानी जुगराज कुंवर की जीत हुई। विशेष में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो रानी चोरिस है या फिर जुगराज कुंवर जी हैं, इनको छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोहिणी कहा जाता है या प्रथम विद्रोहिणी कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी। दो नाम दे दिया जाता है, कई जगह आपको रानी चोरिस लिखा रहेगा, तब भी आप कंफ्यूज नहीं होना है। रानी चोरिस का अर्थ क्या होता है, रानी का कोप होता है, और रानी चोरिस का नाम क्या था, तो रानी जुगराज कुंवर, मेन नाम वही था। और उनकी दूसरी रानी, भैरमदेव की दूसरी रानी कौन थी, स्वर्ण कुंवर देवी। किनसे विवाह किया, तो मुस्लिम महिला नवाबाई। कहाँ की थी वो मुस्लिम, तो विशाखापट्टनम। नारा क्या दिया, भैरमदेव या तो नवाबाई को छोड़ें अथवा बस्तर की राजगद्दी को छोड़ें। क्लियर है। इस भूमकाल का अर्थ क्या होता है, तो भूमि का कंपन या भूकंप। इसका एक और अन्य नाम है बस्तर विद्रोह। इसका नारा कौन सा नारा दिया गया था, तो बस्तर वासियों का है। इसमें शासक थे रुद्र प्रताप देव, नेतृत्वकर्ता थे गुंडाधुर जो कि नेतानार के जमींदार थे। इनके सहयोगी मिलेंगे हुंगा माझी, आयतू माझी, राजमाता स्वर्ण कुंवर, लाला कालिंद्र सिंह और कुंवर बहादुर। और दीवान रहेंगे तत्कालीन समय में बैजनाथ पांडा, मुखबिरी करेंगे सोनू माझी, दमन करता रहेंगे कैप्टन गियर। ये सभी पात्र एक बार फिर से देखें तो रुद्र प्रताप देव गुंडाधुर जो कि नेतृत्व करता है, राजमाता स्वर्ण कुंवर देवी, लाला कालिंद्र सिंह, कुंवर बहादुर, दीवान बैजनाथ पांडा, मुखबिर सोनू माझी और दमनकर्ता कैप्टन गियर। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो आम वृक्ष की टहनी, लाल मिर्च, धनुष, बाण, भाले और मिट्टी के ढेले। बहुत सारे आपको आंकड़े देखने को मिल गए, अलग अलग डेट देखने को मिल गया। पहला चीज याद रखिएगा, भूमकाल विद्रोह में कहाँ की सभा से भूमकाल विद्रोह का पृष्ठभूमि माना जाता है, तो ताड़ो की सभा। ये एग्जाम में पूछा गया है। ताड़ो की सभा से ही लाला कालिंद्र सिंह ने गुंडाधुर को क्रांति का क्या बनाया था, नेता बनाया था। और गुंडाधुर को याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, तात्या टोपे कहा जाता है। गुंडाधुर के नाम से ही राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। कुछ डेट आपको मैं बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, भूमकाल विद्रोह की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 2 फरवरी, पुष्पाल बाजार की लूट से विद्रोह प्रारंभ माना जाता है। और एग्जाम में कईयों बार पूछा गया है। अगर आप एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद 3 विद्रोह, जो 3 अलग अलग लूट है, मैं वो बता रहा हूँ। 2 फरवरी के बाद 4 फरवरी को होता है कुकानार बाजार की लूट। इसके बाद 5 फरवरी को होता है करंजी बाजार की लूट। 7 फरवरी को गीदम में गुप्त सभा होती है, जहां राजमाता सुवर्ण कुंवर जो रहती हैं वो कहती हैं कि आपका अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो चुका है, अब मौर्य राज की घोषणा होगी। इसके पश्चात 9 फरवरी को बस्तर ग्राम के पास ही तार लाइन को काट दिया जाता है। बेसिकली ये कहाँ काटा जाता है, तो हुटरू में काटा जाता है। 16 फरवरी को होता है अंग्रेजों और हुंगा माझी के मध्य खड़क घाट का युद्ध। 24 फरवरी को होता है अंग्रेजों और गुंडाधुर के मध्य गंगा मुंडा का युद्ध। 5 मार्च को लाला कालिंद्र सिंह और राजमाता स्वर्ण कुंवर देवी की गिरफ्तारी होती है और इनको गिरफ्तार कर रायपुर जेल भेज दिया जाता है। कौन सा जेल भेजेंगे, रायपुर जेल, क्योंकि पहले भी गिरफ्तारी हुई थी और ये इनको छुड़ा लिया जाता था। अंतिम डेट आता है 29 मार्च। इस दिन सभी विद्रोहों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, परंतु गुंडाधुर वहां से फरार हो जाते हैं और उसके बाद वीर गुंडाधुर के बारे में कोई उल्लेख हमको नहीं प्राप्त होता। आशा है भूमकाल का ये जो विद्रोह है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।